नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का YouTube सेशन की क्लास में। विद्यार्थियों, मेरा नाम है दीपक सालवी। लास्ट क्लास जो हमने करी थी वो इंडियन पॉलिटी के ऊपर हमने एक सामान्य परिचय उसका देखा था, जिसमें हमने समझा था राज व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में। फिर हमने व्यवस्था के जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में चर्चा करी थी। ठीक है, उसमें हमने सरकार की चर्चा करी थी और सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका की चर्चा हम इसके पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संघ की कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही हम स्टेट गवर्नमेंट की भी चर्चा करेंगे, जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य सरकार के अगर हम 3 अंगों की बात करें तो उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। तो राज्यों की अगर हम बात करें, ठीक है, राज्यों की हम बात करें तो राज्य में विधायिका किसे कहेंगे? तो राज्य में विधायिका जो होगी वो क्या होगा? राज्य का विधानमंडल। तो आइए चर्चा करते हैं आज के लेक्चर की। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ठीक है। देखिए, अगर आप में से जो भी विद्यार्थी बड़वानी में रहते हैं तो हमारी बड़वानी में नई बैच स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ये मेरे कांटेक्ट नंबर है। अगर आप बड़वानी की क्लास हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन करें। कांटेक्ट नंबर यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। बड़वानी में हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, देखिए, एमपीपीएससी की प्री प्लस मेंस बैच, साथ में एमपीएसआई की बैच, एसएससी जीडी, ये वाली बैच हम लेके आने वाले हैं, और व्यापम का एक फाउंडेशन बैच लेके आने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारी एग्जाम जिनका लगभग लगभग समान सिलेबस है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज की लेक्चर हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो क्या रहने वाला है, देखिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी? अ, कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका को हम कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। तो जो पहला जो हमारा भाग है वो क्या रहेगा भाई? राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है। और दूसरी हमारी क्या रहेगी भाई? प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका। देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका, देखिए भाई, संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है वो क्या कहती है कि राजनीतिक कार्यपालिका या उसका प्रमुख और प्रशासनिक कार्यपालिका या उसका प्रमुख, दोनों में क्या है? अंतर है। जैसे हम बात करें, देखिए समझिए, यहाँ पे राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का प्रमुख आप जानते हैं राष्ट्रपति होता है, ठीक है। पर अगर हम बात करें सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये बात हम किसके संदर्भ में कर रहे हैं? ये बात हम लोग कर रहे हैं मंत्री परिषद के अध्यक्ष के संदर्भ में, क्योंकि आपको पता है कि मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो हम यहाँ देखिए मुख्य रूप से राजनीतिक कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। और प्रशासनिक कार्यपालिका को क्या बोलते हैं भाई? स्थायी कार्यपालिका। क्या बोलते हैं इसको? स्थायी कार्यपालिका। अब इसको अस्थायी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हर 5 साल बाद क्या होते हैं? लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है। यानी कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है, जिसमें कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसकी बेटा? मंत्री परिषद की। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर? मंत्री परिषद। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मंत्री परिषद की, बात करने वाले हैं, ठीक है। अब मंत्री परिषद, आपको पता है कि देखिए, मंत्री परिषद की अगर हम बात करें तो मंत्री परिषद का पहले हम लोग यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, है ना, कि मंत्री परिषद का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग, आई होप आप लोग समझ पाए बहुत आसानी से। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मंत्री परिषद की बात करें बेटा, तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा मंत्री परिषद में तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं भाई, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। फिर आपको पता है भाई, स्टेट मिनिस्टर होते हैं। स्टेट मिनिस्टर होते हैं। फिर मंत्री परिषद में कौन होते हैं? तो स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या होते हैं? डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी क्या? मंत्री परिषद। ये हमने किसकी बात करी बेटा?
आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये हमने बात करी हमारी मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, देखिए मैंने आपको चर्चा करी कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इस बात को हम लोग समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जैसे हम राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका के संदर्भ में अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पद में क्या है, निहित है। आ रही बात समझ में, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पद में निहित है। यहां पर दूसरी बात, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भाई आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव होंगे, बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा। समझ में आ रही क्या बात, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जो हम यहाँ पर लिखे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर हो गया, स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हो गया। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पर जैसे हम लिखे स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है पर प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, यानी कि अगर हम मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रसाद पर्यंत बनी रहती है, तो वो बनी रहती है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा, कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, तो आपको पता है कि देखो लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है उसका लगभग 15% क्या हो सकते हैं, आपके मंत्री हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की, है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री परिषद बनी रहती है। तो क्या ये बात वास्तविकता में सही है या व्यवहारिकता में ये बात सही है? देखिए, अगर हम बात करें सरकार के प्रमुख की, तो सरकार का प्रमुख कौन होता है, सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्री परिषद के अध्यक्ष के संदर्भ में। अगर हम बात करें मंत्री परिषद की, तो आप लोग जानते हैं आर्टिकल 74, है ना, आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 आप पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि भाई राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा, और इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख है वो कौन होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। समझ में आ रही बात, राष्ट्रपति जो है अपने जितने भी कृत्य हैं, है ना, उनका जो अभ्यास है वो किसकी सलाह पर करेगा, तो वो करेगा मंत्री परिषद की सलाह पर। यानी कि आप लोग समझ रहे हो वास्तविक शक्तियां किसके पास है, तो वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास है। समझ में आ रही बात। अब हमने बताया था कि भाई मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम बनी रहती है। तो इस बात को आप ऐसे समझिए, देखिए प्रधानमंत्री के संदर्भ में अगर आप इसको समझेंगे तो आपको पता है कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो क्या होता है, वो मंत्री परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये तो हो गई प्रधानमंत्री की बात। अगर प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार की अगर हम बात करें, तो प्रधानमंत्री, देखिए अगर कोई मंत्री परिषद से इस्तीफा देता है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। पर अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे तो क्या होगा, मंत्री परिषद भंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार की हम बात कर रहे हैं, किसके संदर्भ में, मंत्री परिषद के संदर्भ में। यानी कि मंत्री परिषद जो है वो प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार अस्तित्व में बनी रहती है। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे थे वास्तविक शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। अब मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेवार होता है, यानी कि मंत्री परिषद की जो जवाबदेही है वो किसके प्रति होती है। तो देखो दो बातें यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। पहली बात, भाई मंत्री परिषद में जो मंत्री हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो मंत्री परिषद की जो व्यक्तिगत जवाबदेही है वो किसके प्रति है, राष्ट्रपति के प्रति है। समझ रहे हो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, है ना, मंत्री परिषद बनी रहती है ना, पर ये किसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, ये प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद की व्यक्तिगत जवाबदेही होती है किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। पर मंत्री परिषद की सामूहिक जवाबदेही है वो किसके प्रति होती है, तो सामूहिक जवाबदेही जो है वो लोकसभा के प्रति होती है।
किसके प्रति होती है बेटा? लोकसभा। आ रही बात समझ में? क्योंकि आपको पता है भाई कि लोकसभा के लगभग 15% जो भी सदस्य हैं उनका अधिकतम 15% सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के रूप में की जा सकती है। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई भाई? मंत्री परिषद की बात हुई। अब हम बात करेंगे, देखिए प्रशासनिक कार्य, ये तो हो गई राजनीतिक कार्यपालिका, ये अस्थायी होती है, 5 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? प्रशासनिक कार्यपालिका की। देखिए यहाँ पर प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रशासनिक कार्यपालिका एक स्थायी कार्यपालिका है, ठीक है, परमानेंट है। और राजनीतिक कार्यपालिका एक क्या है? अस्थायी कार्यपालिका है, यानी कि ये केवल 5 साल के लिए होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए सरकार बदलती है तो कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद भी क्या होता है? बदल जाता है। आई होप सो आप लोग राजनीतिक कार्यपालिका के संदर्भ में मेरी बात को समझ पाए होंगे। प्रशासनिक कार्यपालिका पर आते हैं, किसे कहेंगे प्रशासनिक कार्यपालिका? तो हम प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं आपके नौकरशाह। ठीक है, नौकरशाह यानी कि आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं बेटा? वो प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, क्या होता है इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम बात करें तो कोई भी मंत्री हो, मंत्री को प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायता कहां से मिलती है? मंत्री को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता मिलती है संबंधित मंत्रालय से, है ना। और उस संबंधित मंत्रालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो वो होता है सचिव। समझ में आ रही क्या बात? वो क्या होता है बेटा? आपका सचिव होता है। ठीक है, तो हम जैसे कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो इनको प्रशासनिक और तकनीकी सहायता किसके द्वारा दी जाएगी? सेक्रेटरी के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, सेक्रेटरी। आ रही बात समझ में? स्टेट मिनिस्टर हो गया, संबंधित मंत्रालय के क्या होंगे भाई? प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कौन होंगे? सचिव होंगे। ठीक है, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। आ रही बात समझ में? ठीक है, फिर मंत्रिपरिषद में अगर हम मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष की बात करें तो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को, जैसे हम प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री को प्रशासनिक तकनीकी सहायता कहां से मिलती है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय से मिलती है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? कैबिनेट सेक्रेटरी की। तो भाई मंत्रिपरिषद क्या करती है? मंत्रिपरिषद जो है इसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है, क्या करती है? कंट्रोल। आ रही बात समझ में? और ये इनको क्या करते हैं भाई? सहायता देते हैं। ये क्या करते हैं? इनको प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है भाई? पूरक है। हम बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। दोनों एक दूसरे पर क्या है? निर्भर करती है। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ तक कार्यपालिका की जो सामान्य जानकारी है आप सबको समझ में आ गई होगी। देखिए हम इस सभी को, इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा, पर अभी हमारी क्या है? एक सामान्य परिचय की क्लास है जिसमें हम लोग आपको केवल सामान्य जानकारी, ताकि आपको अवेयरनेस पॉलिटी के प्रति आपकी बढ़ जाए। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई कार्यपालिका की बात। न्यायपालिका की बात हम लोग अलग से करेंगे। अब लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं बेटा स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, देखिए स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार की अगर हम बात करें यहां पर, तो राज्य सरकार के भी 3 अंग होंगे भाई। एक होगी लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, एक होगी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। ठीक है, और एक होगी यहां पर जुडिशरी। जुडिशरी के आगे हम बात करेंगे, जुडिशरी न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसी प्रकार राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं। यहां पर विधायिका से अर्थ यहां आप ये निकालेंगे, जैसे केंद्र सरकार में विधायिका क्या है भाई? पार्लियामेंट, संसद। और राज्य
सरकार या किसी भी राज्य में विधायिका का काम कौन करती है? तो विधान मंडल करता है। तो यहां पर हम बात करेंगे विधान मंडल की। ठीक है, तो आइए हम अगली स्लाइड में समझेंगे विधान मंडल के बारे में। चलिए अगली स्लाइड में हम समझते हैं विधान मंडल के बारे में। ठीक है, तो विधान मंडल या हम इसको बोलते हैं राज्य विधान मंडल। ठीक है, राज्य विधान मंडल की बात करें, ठीक है, या राज्य विधायिका की बात करें हम लोग, तो इसके कितने अंग है भाई? तो इसके देखिए कि राज्य विधान मंडल का जो गठन है वो राज्य की विधानसभा, कुछ राज्यों में विधान परिषद है और साथ में राज्यपाल के द्वारा होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे इसके अंगों की, राज्य विधान मंडल के। तो राज्य विधान मंडल के भी कितने अंग है? तो 3 अंग है। कौन कौन से हैं? तो देखिए राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद जिसे हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद। ठीक है, फिर आपके आ जाएंगे राज्यपाल यानी गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर। फिर आ जाएंगे आपकी राज्य विधान परिषद, राज्य राज्य विधानसभा, राज्य विधान सभा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या लिख सकते हैं बेटा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि यहां पर जनता के द्वारा किसे चुना जाता है? तो अगर हम इनके इलेक्शन की बात करें तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुना जाता है। तो ये जो इलेक्शन होता है ये कैसा होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है? डायरेक्ट। यानी कि इनकी जो जवाबदेहिता है वो किसके प्रति होगी? क्योंकि जनता के द्वारा ये चुने गए हैं तो जवाबदेहिता भी जनता के प्रति होती होगी। ठीक है, जवाबदेह किसके प्रति होंगे? ये जनता के। आ रही बात समझ में? ठीक है, राज्यपाल, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राज्यपाल को किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। समझ में आ रही क्या बात? ठीक है, तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है? आई होप सो कि आप लोगों को यहां पर समझ में आ रहा है। तो देखिए अगर राज्य विधान परिषद की अगर हम बात करें तो राज्य विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में है। ठीक है, राज्य विधान परिषद जो है वो कितने राज्यों में है बेटा? तो वो केवल कुछ ही राज्यों में है आपकी राज्य विधान परिषद। तो इनके मेंबर को हम बोलते हैं MLC यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और राज्य विधान परिषद राज्य विधानसभा के सदस्यों को हम क्या बोलते हैं बेटा? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों को हम बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आ रही बात समझ में? तो ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, इनका जो चुनाव होता है वो 2 तरीके से होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि 5/6 सदस्य जो हैं वो तो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, और 1/6 सदस्य जो हैं वो क्या होंगे? तो वो होंगे आपके मनोनीत। आ रही बात समझ में? क्या होंगे वो? मनोनीत होंगे। ठीक है, तो इनके सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो अगर हम बात करें कि हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? राज्य विधान परिषद की, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, और उनके सदस्य हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यानी कि राज्य विधान परिषद। तो इसके 1/3 सदस्य जो हैं, ठीक है, वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि 1/3 जो सदस्य हैं वो किनके द्वारा चुने जाएंगे? तो वो आपके विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे, विधान सभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, सदस्यों के द्वारा। फिर अगर हम बात करें 1/3 सदस्य किनके द्वारा चुने जाएंगे भाई? तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, स्थानीय
निकायों द्वारा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि इसके 1/12 सदस्य जो हैं, 1/12 सदस्य ये किनके द्वारा चुने जाएंगे, तो ये राज्य के स्नातक ग्रेजुएट्स के द्वारा, है ना, स्नातकों के द्वारा। ठीक है, निकायों द्वारा। और 1/12 सदस्य राज्य के स्नातकों के द्वारा। ठीक है, स्नातकों के द्वारा। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसके 1/12 जो सदस्य हैं वो किनके द्वारा चुने जाएंगे, तो वो चुने जाएंगे भाई माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के द्वारा। किसके द्वारा चुने जाएंगे, शिक्षकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा। ठीक है, माध्यमिक स्कूल है ना, मिडिल स्कूल के टीचर्स के द्वारा चुने जाएंगे। और 1/6 सदस्य, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, 1/6 सदस्य जो है वो किनके द्वारा, तो वो मनोनीत किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा, है ना। तो वो मनोनीत किए जाएंगे, वो मनोनीत मनोनीत किनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इतना समझ पा रहे होंगे। तो ये बात है किसकी बेटा, राज्य विधान मंडल की। ठीक है, तो राज्यों से संबंधित जो राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उनसे संबंधित कानून कौन बनाता है, तो उनसे संबंधित जो कानून है वो राज्य विधान मंडल के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव के बारे में हमने जानकारी ली, पार्लियामेंट के बारे में, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव यानी कि राज्य विधान मंडल के बारे में जानकारी ली हमने। तो राज्य विधान मंडल के 3 अंग हैं, राज्य विधान परिषद कुछ राज्यों में है, ठीक है, राज्यपाल और राज्य विधान सभा। आ रही बात समझ में, तो आई होप सो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई कार्यपालिका के बारे में। तो राज्य की कार्यपालिका की बात करें हम लोग, राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका को भी हम क्या कर सकते हैं भाई, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक प्रशासनिक कार्यपालिका हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी आपकी राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, तो राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, और एक हो जाएगी आपकी क्या, प्रशासनिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे राजनीतिक कार्यपालिका उसी प्रकार से क्या होगी, अस्थायी होगी, क्योंकि हर 5 साल में राज्य विधानसभा के भी क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। और प्रशासनिक कार्यपालिका जो होगी ये क्या हो जाएगी आपकी स्थायी कार्यपालिका हो जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो राजनीतिक कार्यपालिका में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद, जो राज्य का मंत्रिपरिषद है, राज्य का मंत्रिपरिषद इसमें आ जाएगा, मंत्रिपरिषद। ठीक है, यहां पर किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, तो हम यहां पर पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, नौकरशाह। ठीक है, संरचना बिल्कुल लगभग उसी प्रकार है। देखिए हम यहां पर संरचना की अगर हम बात करें, देखिए थोड़ा सा अंतर है। देखिए जैसे केंद्र की कार्यपालिका की बात करें तो उसमें हम मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई, केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। उसी प्रकार राज्य सरकार में जो मंत्रिपरिषद है राज्य का, उसका प्रमुख कौन होगा, तो उसका प्रमुख होगा भाई चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या होते हैं मंत्रिपरिषद में, अन्य मिनिस्टर होते हैं, जैसे कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर। ठीक है बेटा, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। ठीक है, पेंडेंट। फिर इसके अलावा डिप्यूटी मिनिस्टर। तो ये क्या हो गई राज्य की मंत्रिपरिषद। प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आपको नौकरशाह की बात करें, ये परमानेंट है, परमानेंट निकाय है भाई, है ना। जैसे हम सीएम को सलाह देने के लिए कौन होता है,
तो चीफ सेक्रेटरी होता है। कौन होता है भाई? चीफ सेक्रेटरी। कैबिनेट मिनिस्टर या अन्य मंत्री जो भी हो गए, ठीक है, इनको प्रशासनिक और तकनीकी सहायता किससे मिलती है? तो इनको मिलती है सेक्रेटरी के द्वारा, सचिव, संबंधित मंत्रालय के सचिवों के द्वारा। और सचिव जो होते हैं वो प्रशासनिक कार्यपालिका के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि संबंधित मंत्रालय का जो सचिव होगा वो प्रशासनिक कार्यपालिका का क्या होगा? प्रमुख होगा, यानी कि सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। तो ये हो गई आपकी राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? निर्भर होते हैं। जैसे ये मंत्री परिषद इसको क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। ठीक है, और ये इनको क्या करेंगे भाई? तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो राज्य विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आई होप सो आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम देखिए, जैसे हमने केंद्र सरकार के बारे में हमने चर्चा करी, राज्य सरकार के बारे में हमने चर्चा करी, है ना? तो केंद्र सरकार में हमने विधायिका और कार्यपालिका की चर्चा करी, राज्य सरकार में हमने राज्य की विधायिका और राज्य की कार्यपालिका की क्या करी? यहाँ पर चर्चा करी। अब हम आएंगे बेटा स्थानीय शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, तो आज हम अगली जो हमारी चर्चा है वो किस पर रहेगी? स्थानीय सरकार के ऊपर। चलिए, तो हम अगली चर्चा करते हैं स्थानीय सरकार के ऊपर। देखिए, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं स्थानीय सरकार। ठीक है, तो राइटिंग सही नहीं आ रही है, आई होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, स्थानीय सरकार के बारे में, तो स्थानीय सरकार की हम बात करें, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है भाई? स्थानीय सरकार का मतलब क्या? स्थानीय सरकार का मतलब सीधा सा ये है कि स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय समस्याओं का क्या करना? समाधान करना क्या कहलाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाता है। तो यहां पर आप देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। जैसे अगर हम बात करें ग्रामीण स्तर पर, तो ग्रामीण स्तर पर क्या आ जाएगी भाई? पंचायत। ठीक है, और शहरी स्तर पर, तो शहरी स्तर पर क्या आ जाएगी भाई? नगर पालिका। नगर पालिका। ठीक है, शहरी स्तर पर क्या आ जाएगी? नगर पालिका यहां पर आ जाएगी। कि जो पंचायत है, हमारे यहाँ पंचायत का जो प्रावधान है वो कितने स्तर पर है? 3 स्तरीय पंचायत का प्रावधान है। ठीक है, जिला के स्तर पर जिला पंचायत, ठीक है, फिर आपकी क्या हो जाएगी भाई? जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो जनपद पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर जनपद पंचायत। ठीक है, और निम्न स्तर पर क्या हो जाएगी भाई? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो 3 त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का क्या है हमारे यहाँ? प्रावधान है। अगर आप पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, तो आपको पंचायत और नगर पालिका के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आने वाली क्लासेस में हम लोग स्थानीय शासन के बारे में एक डिटेल लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ये अभी केवल इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं। आई होप सो आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो, नगर पालिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्षेत्र के हिसाब से हमने यहाँ पर क्या करा है भाई? इनका वर्गीकरण किया। जैसे अगर बड़ा शहरी क्षेत्र है, बड़ा शहरी क्षेत्र है, तो वहां पर क्या होगा भाई? तो वहां पर होगा नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम। ठीक है, छोटा शहरी क्षेत्र है, छोटा शहरी क्षेत्र, छोटा शहरी क्षेत्र है तो वहां पर क्या होगी भाई? नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। ठीक है, आप लोग समझ पाएंगे, नगर पालिका परिषद। और अगर संक्रमणशील क्षेत्र है, संक्रमणशील क्षेत्र, ठीक है, संक्रमणशील क्षेत्र, संक्रमणशील का यहां पर अर्थ है ट्रांजिशनल एरिया, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो
गांव से शहर में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वहां पर होगी नगर पंचायत। नगर पंचायत, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नगर पालिका क्या एक कॉमन वर्ड है, जो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के लिए उपयोग किया जाता है। समझ में आ रही है? पंचायत कितना स्तर है भाई? 3 स्तर है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब स्थानीय सरकार जो है, लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो पंचायत की बात हो या नगर पालिका की बात हो, तो इनके अलग अलग विषय दिए गए हैं। आई होप सो आप लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से जान पाएंगे बेटा। समझ में आ रही क्या बात? इनके उत्तरदायित्वों का जो निर्धारण है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है ना। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा इनके उत्तरदायित्वों का क्या करता है? निर्धारण करेगा। अब हम बात करते हैं सरकार के तीसरे अंग की, जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका। क्या कहते हैं हम लोग? न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका, तो हम न्यायपालिका की बात करें, जुडिशरी की बात करें, तो हमारे यहाँ न्यायपालिका क्या है भाई? इंटीग्रेटेड है, यानी कि एकीकृत पद सोपान है। यानी कि सर्वोच्च स्तर पर क्या होगी? आप लोग जानते हैं सर्वोच्च स्तर पर होती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च स्तर पर। आ रही बात समझ में? जिसकी संख्या क्या है? 1 है ना। तो दिल्ली में है आपका सुप्रीम कोर्ट, ये सर्वोच्च स्तर पर है। इसके नीचे क्या होता है भाई? हाई कोर्ट होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? जिनकी संख्या 25 है। आ रही बात समझ में? और उनके नीचे क्या होता है भाई? अधीनस्थ कोर्ट होता है। समझ में आ रही क्या बात? क्या होता है भाई? अधीनस्थ कोर्ट। हिंदी में लिख देता हूं मैं, अधीनस्थ न्यायालय, जैसे जिला न्यायालय। आ रही बात समझ में? ठीक है, और अगर और विस्तार की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय का ही विस्तार क्या है भाई? ग्राम न्यायालय। ठीक है, ग्राम न्यायालय। तो हमारे यहाँ न्यायपालिका हम अलग से इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि न्यायपालिका क्या है भाई? स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय है, यानी कि न्यायपालिका की न्यायिक कार्यवाही में संसद या सदन या सरकार के बाकी 2 अंग किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारी न्यायपालिका को संविधान में स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। आ रही बात समझ में? तो आई होप सो आप लोग यहाँ पर इतना समझ पा रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये बहुत दिन बाद में क्लास ले रहा हूं, तो थोड़ी लिखने में समस्या हुई है। अगली क्लास से यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्लासेस अब आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, है ना। जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये जो क्लास है अच्छी लगी है, ठीक है, कंटेंट अच्छा लगा है, हालांकि कंटेंट तो मैंने कुछ आपको इतना दिया नहीं है, अभी तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी हमारी, है ना, सामान्य परिचय हमने यहाँ पर समझा है। तो अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगती है बेटा तो आप लोग लाइक करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, है ना। आपके पॉजिटिव कमेंट्स भाई मेरा भी मनोबल बढ़ाएंगे। ठीक है, नेगेटिव कमेंट्स अगर आप करते हो तो मैं कुछ सुधार करने की जरूर कोशिश करूंगा मेरी तरफ से। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर नंबर दिए हैं। ठीक है, और बड़वानी में ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही है 5 अक्टूबर से। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय।